Isaac classes and I hope you're all doing great. तो अब हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइजेस। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाली क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रखी थी, इसीलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। बट अब हम आ गए हैं तो इसलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे चलेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो मुझे क्वेश्चंस लगते हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करूंगा। ज़्यादा इस पे कुछ फालतू फालतू क्वेश्चंस भी हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा उनके फोकस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम उन्हीं क्वेश्चंस पे वो करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो मिसलेनियस एग्जांपल्स में देखोगे, एग्जांपल नंबर 41 दे रखा है आपको कि इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस इन अ सेट A, शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें बताना है कि मान लो R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। तो क्या होगा कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है, मतलब कि R1 और R2 का जो कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट जो बनता है, वो भी क्या होने वाला है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला है। ये हमें शो करना है। तो शो करने के लिए ज्यादा कुछ बहुत वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। देखो हम बोलेंगे अगर इफ R1 एंड R2 are equivalence relation, तो इससे हमें पता लगेगा कि this implies if A belongs to R1, क्योंकि क्या होगा हमारा जो R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे, तो इसका मतलब A, A हमेशा R1 को बिलोंग करेगा एंड A, अगर R2 को भी बिलोंग करता है। मान लो कि कोई कॉमन एलिमेंट है जो हमारा R1 में भी है, R2 में भी है, तो दिस इंप्लाइज हमारा ये हो जाएगा A, विल आल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, है ना। कि हमने मान लिया कि कोई कॉमन एलिमेंट था, अब जो भी कॉमन एलिमेंट A होगा वो उसकी जो रिफ्लेक्सिव इमेज होगी वो भी R1 और R2 में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि क्या है रिलेशंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब A, R1 में बिलोंग करेगा और A, R2 में भी बिलोंग करेगा। और जब हम R1 और R2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो A, और A, ये है कॉमन एलिमेंट है, तो ये R1 और इंटरसेक्शन R2 के अंदर आएंगे, है ना। यही हमारा वो होता है। तो इससे और वो हो जाता है, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो लेट A, B बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2। मान लिया कि कोई एक कॉमन एलिमेंट A, B है जो R1 में भी बिलोंग करता है और R2 में बिलोंग करता है। हम कॉमन एलिमेंट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 के बारे में बात करनी है, तो हमेशा क्या होगा, एक कॉमन एलिमेंट की ही बात करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो जैसे ही कॉमन एलिमेंट लिया तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज B, A विल आल्सो बिलोंग्स टू R1 एंड B, A will also belongs to R2। यहां से हम यही बोलते हैं दिस इंप्लाइज A, B belongs to R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि A, B जो है R1 में भी है, A, B जो है R2 में भी है, तो A, B क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। तो A, B दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आ गया। अब जैसे ही हमें पता चला, देखो जब R1 के अंदर A, B है तो इसकी सिमेट्रिक वो भी काउंटर पार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है और सिमेट्रिक भी होगा साथ में। तो जैसे ये हुआ तो हम बोल देंगे दिस इंप्लाइज B, A विल आल्सो बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2,
है ना, कि जैसे ये इस पे बिलोंग किया, ये इस पे बिलोंग किया, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी ये हमारा आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से बोलेंगे हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ये हो गया। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बोलेंगे कि लेट A, B and B, C belongs to R1 and A, B, C belongs to R2। तो इससे हमें पता चलेगा कि दिस इंप्लाइज A, B, C will also belongs to R1 intersection R2। जब दोनों R1 मतलब दोनों एलिमेंट्स R1 और R2 दोनों को ही बिलोंग कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेंगे। फिर हम बोलेंगे यहां से मिलेगा दिस इंप्लाइज A, C will also belong to R1, क्योंकि देखो R1 तो हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए सिंपल ट्रांजिटिव भी होगा। यहाँ पे भी सेम केस है, R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यहाँ पे A, C will also belongs to R2 हो जाएगा। और दिस फर्दर विल इंप्लाई दैट A, C जो होगा वो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा। जब ये दोनों को ही बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में भी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इंप्लाइज R1 intersection R2 is transitive also। And further लिखना therefore the relation R1 intersection R2 is हमारा क्या है, it is equivalence relation, क्योंकि हमने उसे तीनों प्रूव कर दिया है। तो ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज में, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 42। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जो रिलेशन दिया है वो बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब उसको प्रूव करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है बच्चों को। तो देखते हैं, उसने बोला है कि लेट R be a relation on the set A of ordered pairs of positive integers defined by x, y related to u, v if and only if x v is equals to y u, show that R is an equivalence relation। तो देखो हमारा जो रिलेशन है ना R ही दे रखा है इसका नाम। R रिलेशन जो है वो जा रहा है हमारा Z क्रॉस Z, पॉजिटिव पॉजिटिव टू Z पॉजिटिव क्रॉस Z पॉजिटिव से। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो रिलेशन है ना वो यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स ऑफ Z पॉजिटिव के मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के उससे सेट से हमारे ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पे जा रहा है। जैसे यहाँ पे 1, 2 वहां पे कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 वहां पे कुछ एक्स वाई से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे दोनों सेट में क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो उससे बोले कि सच दैट जो x, y इज रिलेटेड टू r रिलेटेड टू u, v, मतलब कि मान लो x, y z क्रॉस z को बिलोंग करता है और u, v z क्रॉस z को बिलोंग करता है। तो ये दोनों तभी रिलेटेड होंगे if and only if, ठीक है। जो if and only if है ये IFF से भी शो किया जाता है। x into v is equals to y into u, मतलब कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसका सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट इनटू इसका फर्स्ट एलिमेंट। ऐसा हमारा रिलेशन है ही। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए पहले रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे तो क्या बोलेंगे हम, लेट अस टेक x, y belongs to z plus क्रॉस z प्लस। तो हमें पता है कि यहाँ पे x इंटू वाई विल बी इक्वल टू y इंटू x, है ना। हमने एक तरीके से क्या किया, इसको भी xy मान लिया, इसको भी xy मान लिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव उस पे क्या होता है, सेम एलिमेंट खुद ही से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे xy अगर एलिमेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि x, x नहीं आएगा, x, y ही आएगा। ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, x, y दो अलग एलिमेंट्स के होते हैं उस पे, बट यहाँ जो ये जिसके साथ रिलेटेड होंगे ना वो क्या आएगा, वो भी x, y ही आएगा। एलिमेंट्स ऐसे वो होते हैं।
मतलब कि आइडेंटिकल ऐसे शो किए जाते हैं। जैसे सिंगल वाले एलिमेंट होंगे तो उसको तो ए और ए ही ले लो, बट जब पेयर वाले होंगे तो उसपे एक्स कॉमा वाई से एक्स कॉमा वाई ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे x कॉमा वाई से x कॉमा वाई पे जाने की कोशिश की तो हमने देखा कि क्या होगा इस पे, x इंटू वाई शुड बी इक्वल टू y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दिस इज ट्रू, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, आप आगे से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2, तो इसीलिए ये हो जाएगा विच इज ट्रू। So this implies x comma y is related to y comma x under this relation। तो यहाँ पे आ जाएगा this implies हमारा R is reflexive। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो सिमेट्री, सिमेट्री के लिए देखते हैं, हम बोलेंगे लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू z प्लस z। ये कर लेते हैं, दो एलिमेंट्स अलग अलग लेते हैं, u कॉमा v बिलोंग्स टू बी रिलेटेड अंडर R। ठीक है, हमने बोला कि जो x कॉमा y है वो रिलेटेड है u कॉमा v के अंडर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। हमने अभी के लिए क्या किया है, assumption लिया है। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ से पता लगेगा कि x इंटू वी विल बी इक्वल टू y इंटू यू, ऐसा हमें मिलेगा। अब हमें चाहिए कि ये हमें देखना है कि u कॉमा v इज इक्वल टू x कॉमा y होगा, मतलब इज विल बी टू x कॉमा y। तो देखते हैं यहाँ पे मैं अगर मैं इसे पलटा दूं, तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलेगी, देखो दिस इंप्लाइज u कॉमा y कॉमा u इज इक्वल्स टू हो जाएगा x कॉमा v, या फिर u कॉमा y इक्वल्स टू v कॉमा x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, दिस इंप्लाइज u कॉमा v इज रिलेटेड टू v x कॉमा y। कैसे हुआ, देखो रिलेशन हमारा क्या कहता था कि x इंटू पहला एलिमेंट इंटू उसका सेकंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, है ना, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट u इंटू इसका सेकंड एलिमेंट y, और इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो वही सेम चीज हो रही है। तो दिस इंप्लाइज ये रिलेटेड टू ये है। तो हमने अज्यूम किया था कि एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी है, और उससे ही हमने फर्दर शो कर दिया कि यू वी जो है वो एक्स वाई से रिलेटेड है। तो दिस इंप्लाइज हेंस आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, हमने इसे दिखा दिया कि ये सिमेट्रिक भी है। अब हम शो करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी में क्या करते हैं, हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं, तीन एलिमेंट्स जैसे लेंगे, लेट x कॉमा वाई u कॉमा v p कॉमा q, ऐसे ले लिया हमने, बिलोंग्स टू z प्लस क्रॉस z प्लस। हमने बोल दिया कि ये इसको बिलोंग करते हैं सच दैट x कॉमा y इज रिलेटेड टू u कॉमा v and u कॉमा v इज रिलेटेड टू p कॉमा q, है ना। यही तो हमारा वो होता है, assumption होता है कि ये तीन ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें क्या है, ये वाला इससे रिलेटेड है, ये वाला इससे रिलेटेड है। अब हमें शो करना है कि ये वाला क्या होगा, p कॉमा q से रिलेटेड होगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा दिस इंप्लाइज x इंटू वी विल बी इक्वल टू y इंटू यू, और यहाँ से हमें मिलेगा कि u इंटू q will be equal to
v इंटू पी, ऐसा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमें एक चीज मिल जाएगी, दिस इंप्लाइज x अपॉन u विल बी इक्वल टू y अपॉन v, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो पुट, तो अब हम देखो सेकंड इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हम सेकंड इक्वेशन को u इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में v इंटू पी इंटू एक्स अपॉन यू। मैंने क्या किया, x अपॉन यू दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मैथमेटिकली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्या होगा, इस पे u से u तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू क्यू इज इक्वल टू, यहाँ देखो x इंटू एक्स अपॉन यू को मैं y अपॉन v लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा वी पी इंटू वाई अपॉन वी, वी से v कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x क्यू इज इक्वल टू वाई पी। मैंने ऐसे करके लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमें यहां से पता चलेगा कि दिस इंप्लाइज x कॉमा y इज रिलेटेड टू p कॉमा q, क्योंकि देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका इनटू सेकंड एलिमेंट इसका, सेकंड एलिमेंट इसका इनटू फर्स्ट एलिमेंट इसका, वो हमने शो कर दिया है। तो यहां से हमारा ये भी शो हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव b है। समझ में आया क्या किया हमने, फर्स्ट इस वाली इक्वेशन को यूज करके हमने x अपॉन u इक्वल टू y अपॉन v निकाल दिया, और फिर यहाँ इस इक्वेशन में क्या किया मैंने, x अपॉन यू, आप y अपॉन v को भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने x अपॉन u को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस साइड पे मैंने x अपॉन u ही रहने दिया उसे, उधर वाले x अपॉन u को मैंने y अपॉन v लिख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या थे, इक्वल है। तो जैसे ही किया तो v से v कैंसिल, और हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल गया, और हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। अब जैसे ट्रांजिटिव हो गया तो आप बोल देंगे आखिरी में कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि ये तीनों ही कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए आप, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 43। वो क्या कह रहा है कि लेट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा x इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ है। फिर उसने बोला है कि एक रिलेशन R1 है, let R1 be a relation in x given by R1 is equals to x comma y such that x minus y is divisible by 3, या फिर x minus y is a multiple of 3, and R2 be another relation on x given by R2 is equals to x comma y such that x comma y is a subset of 1 4 7, और x comma y is a subset of 2 5 8, और x comma y is a subset of 3 6 9. Show that R1 is equals to R2। मतलब हमें क्या शो करना है कि दो रिलेशन हमें गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन। R1 is equals to क्या है, x comma y such that x minus y is divisible by ये है, और R2 हमें क्या गिवन है, R2 is equals to x comma y such that x comma y is a subset of 1 4 7। ये दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, और बट है बहुत आसान। क्यों है अभी बताता हूं मैं। 2 5 8 इज सबसेट ऑफ 2 5 8, और x comma y is a subset of 3 6 9। चलो देखते हैं क्या करना है। देखो अब यहाँ पे जो पहला वाला रिलेशन है R1, इसमें देखो कैसे टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ये देख लेते हैं। जो R1 वाले एलिमेंट्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, x माइनस वाई का जो वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, x और y का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो किस किस का मल्टीपल 3 आ रहा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 4 और 1 का मल्टीपल 3 आएगा, तो 1 विल बी रिलेटेड टू 4, ऐसा होगा।
या 4 विल बी रिलेटेड टू 1, कुछ भी लिख सकते हो आप। और ये कुछ ऐसा रहता है कि ठीक है, तो देखो ये 4,1 आएगा, उसके अंदर 1,4 नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है, मैं अभी रीजन देता हूँ। 4,1 देखो, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 4 माइनस 1 विल बी 3, बट 1 माइनस 4 विल बी -3, जो कि क्या है, x में बिलोंग करता ही नहीं है, तो उसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद फिर देखो 5 माइनस 2 बिलोंग करेगा, फिर 6 माइनस 3 बिलोंग करेगा, फिर 7 माइनस 4 बिलोंग करेगा, फिर 8 माइनस 5 बिलोंग करेगा, फिर 9 माइनस 6 बिलोंग करेगा। पर इतने ही नहीं बिलोंग करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, चेक करोगे तो 7 माइनस 4 भी हो गया, 8 माइनस 2 बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा 8 माइनस 2? क्योंकि 8 माइनस 2 is 6 which is a multiple या which is divisible by 3, ये बिलोंग करेगा। 9 माइनस 3 बिलोंग करेगा, और कुछ भी है देखो, 7 माइनस 1 बिलोंग करेगा, 7,1, और कुछ नहीं बचा। हाँ ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसा बचा नहीं है खास, तो यही हमारे सारे जितने भी है एलिमेंट्स बनने वाले हैं। ये आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब बनाने की जरूरत नहीं है, वो बस मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया कि हमारा जो रिलेशन 1 है उस पर कैसे टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो R2 में देखो कैसे टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, वो देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। देखो उससे बोले कि x, y, मतलब कि जो पेयर आएगा वो ऐसा पेयर आएगा x, y, बट x, y क्या होना चाहिए, जो ये होना चाहिए x, y, ये जो सबसेट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, 1, 4 और 7 का। तो इसका सबसेट मुझे बताओ, 1, 4 और 7 के अलग अलग सबसेट क्या बन सकते हैं। एक 1, 4 बन सकता है, और एक 1, 4, 1 बन सकता है, और 7,4 बन सकता है, और 7,1 बन सकता है, क्योंकि यही जो है ना, जो इनके वो बनेंगे वही x को बिलोंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे बिलोंग वो। ठीक है, तो तो यहाँ पे इसमें भी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे कि 4,1, 7,4 और 7,1, ये इससे मिल जाएगा हमें। फिर देखो यहाँ पे अब जो x y है वो क्या होना चाहिए, किसका सबसेट, 2, 5 और 8 का सबसेट होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या क्या मिल सकता है, 5,2 मिल सकता है ना, 5,2 क्या है, इसका सबसेट है। फिर देखो 5,2 हो गया, 8,5 मिल सकता है, फिर 8,2 मिल सकता है। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक ठीक ठीक, एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके इनके रिवर्स वाले एलिमेंट्स होंगे ना वो भी आएंगे इसमें, क्योंकि उसने बोला है कि x माइनस वाई सिर्फ डिविजिबल 3 से होना चाहिए। हमारा इसमें ये नहीं होता कि वो x को ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा 1,4, 2,5 वगैरह भी आएगा, और यहाँ पे भी सेम केस बनेगा ऐसा ही, 1,4, 4,7 और 1,7 वगैरह वगैरह सब कुछ, 2,5 ऐसे टाइप के एलिमेंट्स, 5,8, 2,8 है ना। अब एक मैं इससे आगे ज्यादा नहीं बना रहा हूं, बट आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी जो टाइप जो हमारा पेयर बन रहा है ना, वो ऐसे एलिमेंट्स का पेयर बन रहा है जो क्या है, 3 के ही मल्टीपल है ना। 4 माइनस 1 इज 3, और 1 माइनस 4 इज ऑल्सो -3, जो कि 3 के मल्टीपल ही है। 7,4, 7,1 उन्होंने जानबूझ के आपको ना ऐसे यहाँ पे सेट्स बना के दिए हैं जिनके वो सबसेट है, कि जिससे जो हमारा पेयर बने x, y जो पेयर बने वो कैसा हो, जिसका मल्टीपल क्या आए, 3 का एक मल्टी, जिसका मतलब जो डिफरेंस आए वो 3 का मल्टीपल ही आए।
इसीलिए क्या होगा, जो रिलेशन R1 है वो R2 के इक्वल होगा, क्योंकि सिंस यहां पे थोड़ा लिखने के लिए हम लिखेंगे इन सेट्स वन कॉमा फोर कॉमा सेवन, 2,5,8, 3,6,9, the difference of any two elements is a multiple of थ्री। और इसके अलावा देखोगे ना, अगर वन और टू को वो किया जाए तो इनका सब वो डिफरेंस वो नहीं आएगा, थ्री का मल्टीपल 1, 5, 1, 8, मतलब ये जो सेट्स है ना, ये आपस में इनका जो डिफरेंस है वो थ्री का मल्टीपल है, इनके आपस में जो डिफरेंस है वो थ्री का मल्टीपल है, और इनका आपस में जो डिफरेंस है वो थ्री का मल्टीपल है। इसीलिए जानबूझ के उन्होंने सेट्स भी ऐसे बना रखे हैं। तो हमें क्या पता लगेगा यहाँ से, since x comma y belongs to R implies कि x minus y is a multiple of 3, तो यहां से मिलेगा दिस implies जो हमारा x comma y आएगा, जो x comma y बिलोंग करेंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, will be a subset of 1,4,7 और 2,5,8 और 3,6,9, ये इन्हीं तीनों में से किसी एक पर्टिकुलर सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, है ना। x, y ऐसे ही आएंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां से हमें पता गया कि दिस इंप्लाइज R1 is a subset of R2, यहां से ये पता चलता है। अब हम बोलेंगे कि सिंस x, y belongs to R2 such that जो हमारा सबसेट है x, y वो should be a subset of किसका, 1,4,7 और 2,5,8 और 3,6,9, है ना, ये इसका ही सबसेट होना चाहिए, which is a in which difference of any two, मतलब यहाँ पे 1,4, 4,7, 1,7 कुछ भी ले लो, any two elements is a multiple of 3, है ना। हम यहाँ पे कोई भी पेड़ ले लेंगे, एक्स वाई में कोई भी पेड़ ले लोगे, इस सेट में से या इस सेट में से या इस सेट में से, हमेशा जो उनका डिफरेंस आएगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा। इसका मतलब जो ये एलिमेंट आएंगे वो ऑटोमेटिकली R1 में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा दिस इंप्लाइज R2 इज अ सबसेट ऑफ R1, और हमें यहाँ से पता लगेगा जब R1 R2 का सबसेट है और R2 R1 का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज R1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, R2 होगा। ठीक है, तो दो अलग अलग नाम से दे दिए सेट, वरना जो सेट है वो दोनों सेम ही है, बस उनका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में भी मुश्किल आए, क्योंकि थोड़ा समझना उसको दिक्कत वाला है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 44 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 44 बहुत इजी है। क्या बोल रहा था कि एक रिलेशन R A, B है सच दैट
एफ ए इज इक्वल्स टू क्या है, एफ बी। ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ फटाफट। तो देखो, अगर हम बोलेंगे लेट ए बिलोंग्स टू आर, आर भी नहीं, कौन सा सेट दे रखा है इसमें, एक्स है ना। तो देखो हमारा जो ए बिलोंग्स टू एक्स है, और यहाँ जो एफ है वो कहां से कहां जा रहा है, एक्स टू वाई जा रहा है, ठीक है। रिलेशन ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर ए एक्स को बिलोंग करेगा तो दिस इंप्लाइज एफ ए विल बिलोंग टू वाई। अब यहाँ से ये पता लगता है एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए है ना, हमेशा खुद की इमेज के इक्वल होगा उसका। तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए विल बिलोंग टू कहां, आर को बिलोंग करेगा, तो यहां से पता जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है। फिर मुझे बताओ कि ए बिलोंग्स टू एक्स है एंड बी बिलोंग्स टू वाई है, वाई नहीं सॉरी एक्स ही है, सच दैट एफ ए इज इक्वल्स टू such that a comma b belongs to r, ये लिख देते हैं। हमने बोला कि a x बिलोंग a और b जो दोनों है x को बिलोंग करता है, such that a comma b belongs to r है। दिस इंप्लाइज हम बोलेंगे कि एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी, है ना। ये रिलेशन ये डिफाइन करता है कि अगर a comma b r को बिलोंग करते हैं तो एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी। तो दिस इंप्लाइज एफ बी विल बी इक्वल टू एफ ए, उल्टा भी लिख सकता हूँ। तो दिस इंप्लाइज b comma a विल आल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो ऐसे ही छोटे उसमें सिमेट्रिक भी हो गया। फिर देखो हम बोलेंगे a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r सच दैट, r नहीं x, सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये है। तो देखो यहाँ से मिलेगा कि एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी, और यहां से मिलेगा एफ बी विल बी इक्वल टू एफ सी। अब देखो एफ ए एफ बी के इक्वल है और एफ बी एफ सी के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज एफ ए विल बी इक्वल टू एफ सी, ठीक है। और यहां से मिलेगा दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये जैसे ही हुआ तो आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी इसको प्रूव करना। तो या फटाफट ऐसे रफ में नोट कर लीजिए, फिर आप लैंग्वेज के साथ इसको लिख लीजिएगा। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 45 क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट आर एसोसिएटिव एंड व्हिच आर कम्यूटेटिव। तो ये भी इजी है, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए थे एनसीईआरटी के। a स्टार b इज इक्वल्स टू 1 है फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू r। मतलब ये हमें रिलेशन दे रखा है, तो कैसे प्रूव करना है, मतलब इसे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव देखना है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे a स्टार b इज इक्वल टू 1 है, तो b स्टार a विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a है, तो ये कम्यूटेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे लिखते हैं हेंस इट इज कम्यूटेटिव। फिर एसोसिएटिविटी के लिए देखते हैं कि a स्टार b स्टार c, यहाँ पे पहले इनको कम्यूट कराएंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा a स्टार b 1 के इक्वल, तो 1 स्टार c हमेशा क्या होगा, ये भी आर को बिलोंग करता है, तो 1 स्टार सी विल बी आल्सो इक्वल टू 1। यहाँ पे फिर a स्टार b स्टार c विल बी इक्वल टू a स्टार 1, ठीक है। a स्टार 1 क्या होगा, 1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ये एसोसिएटिव भी है, यहाँ से दिस इंप्लाइज a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार सी, ये एसोसिएटिव भी हो गया। तो ये दोनों है, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन आपको दे रखा है कि a स्टार b सच दैट a प्लस b बाय 2, मतलब इन दोनों का एवरेज फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू r। तो देखते हैं कि कम्यूटेटिव है, तो होगा a स्टार b इज इक्वल टू है a प्लस b बाय 2, b स्टार a हो जाएगा तुम्हारा b प्लस a बाय 2 विच इज फर्दर इक्वल टू a प्लस b बाय 2। तो दिस इंप्लाइज
ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये कम्यूटेटिव तो है, पर देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं। तो ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2 होल को कंप्यूट करना है सी के साथ, ठीक है। इस पूरे को एक एलिमेंट मानना है, इसको एक, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी होल बाय 2, ए प्लस बी बाय 2 हो गया ना ये। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c बाय 4, ये इसका आंसर आ रहा है। और देखते हैं कि a स्टार b स्टार c का क्या आ रहा है, ये आएगा a स्टार b प्लस c बाय 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस c बाय 2 बाय होल 2। तो ये करेंगे जब, तो ये आएगा कुछ ऐसा 2a प्लस बी प्लस सी बाय 4। तो आप मुझे बताइए ये दोनों क्या इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2c है, यहाँ पे 2a है, तो ये इसकी वजह से डिफर हो जा रहा है। तो जो a स्टार b स्टार c विल नॉट बी इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव नहीं आ रहा है, ये कम्यूटेटिव तो है पर एसोसिएटिव नहीं है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 46 कुछ नहीं है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट A 1, 2, 3 टू इटसेल्फ। तो अगर तुम्हें आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली परम्यूटेशन निकाल दो। जैसे सेट A में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो कि यहाँ पे मैं नोट लिखवाता हूँ, लेट A बी अ सेट containing n number of elements, then total number of possible 1 functions on a is equals to हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप एक तरीके से नोट बना लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो एग्जांपल नंबर 47, 48, 49, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल वो रीड करके समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। मैं ऐसा अब और क्या करते हैं, हम बाकी क्वेश्चंस को अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, और आगे के क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करना, जो नहीं आएंगे आप फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, है ना। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।